हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना नहीं पाया था। एक्चुअली आई वाज बिजी इन सम पर्सनल वर्क्स। सो मैं कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा था उस ड्यूरेशन में, और नए वीडियोज में बना भी नहीं पा रहा था। देन नाउ मैं फ्री हो गया हूँ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इनका। बेसिकली ये पहले केवल एक ईपीसी प्लेयर हुआ करते थे, जो कि पावर स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक के पावर स्टेशन होते हैं, वो बनाया करते थे। वो मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे। एंड आप अगर इंडिया में देखें, जो पावर ग्रिड है या जो एनटीपीसी है, इनके 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ही बनाए हैं। एंड अब ये अपने बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले ईपीसी प्लेयर थे केवल, तो अभी भी ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ईपीसी प्लेयर हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी किए हैं, कुछ नए सेगमेंट ये ऐड किया है। जैसे ये डाटा सेंटर में एंटर कर रहे हैं। तो डाटा सेंटर में ये पिछले 2 साल पहले इन्होंने एंट्री ली थी, और इनके कुछ डाटा सेंटर्स बन के रेडी हो चुके हैं। और कुछ ऐसे डाटा सेंटर्स हैं जिनके लिए इन्होंने क्लाइंट्स को अपने साथ ऑनबोर्ड कर दिया है, मतलब उनको लीज पे दे दिया है। एंड इसके अलावा ये स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में, तो इनके बिजनेस के 3 वर्टिकल हैं। पहला ईपीसी का है, जो ये इलेक्ट्रिक स्टेशन के लिए, बिजली घरों के लिए जो सब स्टेशन है वो बनाते हैं। दूसरा सेगमेंट इनके बिजनेस का, इनका डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है, जिसमें अलग अलग प्लेयर्स, जैसे आपके गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर जो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, जैसे रिलायंस है, या जो अदर प्लेयर्स हैं जिनका जिनका डाटा हम कंज्यूम करते हैं, जिनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिनके कंटेंट हम देखते हैं, या जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, इनके लिए भी ये डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, कि डाटा सेंटर खुद बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, उसकी बिल्डिंग रेडी करेंगे, उसमें सेल्फ रेडी करेंगे, उसमें अलावा उसके जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स है, जो टूल्स है, वो सारी चीज़ें ये उसमें इंस्टॉल करेंगे। और करने के बाद ये डाटा सेंटर को लीज पर देते हैं, ये बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर हैं, या जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, और वहां से इनको रेवेन्यू मिलता है। तो ये बिजनेस का इनका सेकंड वर्टिकल है। एंड जो थर्ड वर्टिकल है, वो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट है। ये क्या करते हैं कि जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि हर साल स्मार्ट मीटर्स के टेंडर्स निकालती है। ये उन टेंडर्स में बिडिंग करते हैं। एंड इसके बाद ये उन टेंडर्स की बिडिंग करने के बाद जब इनको ऑर्डर मिल जाता है, तो देन ये अपने रेट पर उसको फिर इंस्टॉल करते हैं पूरे स्टेट में। और दोस्तों, इनका जो ये बिजनेस है, ये तीनों ही वर्टिकल एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, इंडिया में अगर आप डाटा सेंटर देखेंगे, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अगर किसी सेगमेंट में होता है, तो डाटा सेंटर का ही सेगमेंट है। तो सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। एंड ये इलेक्ट्रिक का ही ईपीसी प्लेयर है बेसिकली, टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो ये मतलब सब स्टेशन भी ये रेडी करेंगे, डाटा सेंटर भी ये रेडी कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो डाटा सेंटर में जो इलेक्ट्रिक की रीडिंग है, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग का काम भी ये कर रहे हैं। तो सारे इनके बिजनेस जो एक दूसरे से को रिलेटेड है। एंड ये तीनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जिससे इनको हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो स्पेशली जो डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है, इसमें तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसमें 60 to 70% रेवेन्यू, जो ये 60 to 70% इसमें इबिट्टा मार्जिन इनको मिलता है। मतलब ये हाई मार्जिन बिजनेस है। और अगर इसको कंपैरेटिवली आप ईपीसी वाले सेगमेंट से देखें, तो ईपीसी वाले सेगमेंट से लगभग 4 गुना ज्यादा इसमें इनका इबिट्टा मार्जिन है। और दोस्तों, अगर आप कंपनी का एक ओवरव्यू लें, तो जो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, इसने ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ये 450 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इनके ईपीसी प्रोजेक्ट भी हैं, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट भी हैं। एंड 550 से ज़्यादा इंजीनियर्स की टीम है इनके पास, जो कि इंजीनियरिंग एंड कॉमर्शियल दोनों ही सेगमेंट में काम करती है। एंड अगर आप इनके पास देखें, तो 45 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इनका इस पूरे पावर सेगमेंट में। एंड एनएससी एंड बीएससी के ऊपर इनकी लिस्टिंग तो दिसंबर 2025 में हुई थी, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। एंड इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि ये जियो डेट कंपनी, मीन्स इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है, और इनको क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी स्टेबल मिली हुई है। इसके अलावा 200 MWH का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, कमीशन कर चुके हैं। एंड इसके अलावा $1 बिलियन से ज़्यादा का ये पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा $600 मिलियन का ये जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होता है, वो पीपीपी मॉडल में ये कंप्लीट कर चुके हैं। 250 मेगावाट का जो प्लांट डाटा सेंटर्स है इनका, जिस पर ये काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इनका करंट ऑर्डर बुक देखें, तो लगभग 10,000 करोड़ का ऑर्डर इनके बैलेंस शीट के ऊपर पड़ा हुआ है। मीन्स इनके पास, इनके ऑर्डर बुक में पड़ा हुआ है 12,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इनके पास 10,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। एंड अगर आप इनके क्लाइंटेल लिस्ट में देखें, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन इनका क्लाइंट है, अदानी एनर्जी इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम है, वो इनका क्लाइंट है। स्मार्ट मीटर फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्कॉम है, वो इनका क्लाइंट है। नेपाल का एमसीए इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा कई सारे
आपको इंडिया में जो स्मार्ट मीटर स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट है वो इनके क्लाइंट्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट के जो अलग अलग पावर से रिलेटेड कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, पावर कमीशनिंग से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों इनका जो ये 10,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, इसमें अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाला सेगमेंट है उससे 65% टोटल ऑर्डर बुक का ऑर्डर है इनके पास। एंड इसके अलावा जो टीबीसीबी एसेट है ट्रांसमिशन वाला उससे 7% ऑर्डर है। अदर्स से 10% ऑर्डर है। अदर्स में आपके डाटा सेंटर वाला भी सेगमेंट है। एंड इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है उससे इनके टोटल 18% ऑर्डर बुक इनका स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट से है। और दोस्तों इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था इसको हम डिस्कस करें तो क्वार्टर थ्री में जो इनका रेवेन्यू है लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली लगभग 27% से अप है। वो बढ़कर के 8,570 मिलियन हो चुका है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 45% की जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एंड अगर आप इनका इबिटा देखते हैं तो इबिटा में 22% की ग्रोथ है। एंड अगर आप इनका ईपीएस देखें दोस्तों तो ईपीएस में 45% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और अगर आप इनके इस रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू है वो 39% से ग्रो हुआ है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो लगभग 16% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिटा देखते हैं तो वो 40% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका ईपीएस देखते हैं तो उसमें लगभग आपको 31% की हेल्दी ग्रोथ दिखाई देगी। और दोस्तों अगर आप इनके बिजनेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें तो जो इनका ईपीसी वाला बिजनेस है उसमें ट्रांसमिशन वाला इनका बिजनेस आता है। ट्रांसमिशन वाला बिजनेस बेसिकली होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन ये पहले बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन बनाने के बाद जो जिस रीजन में, जिस एरिया में या जिस स्टेट में या जिस विलेज में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है उसका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी ये पूरा बिछाते हैं। एंड इसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उसका मैनेजमेंट भी ये करते हैं। एंड इसके लिए जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की केबल्स होती हैं वो ये यूज करते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट में देखें, इलेक्ट्रिसिटी वाले सेगमेंट में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं आप, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में क्या होता है, आप जो पावर प्लांट यूज करते हैं, पावर प्लांट में जो गैस रिलीज होती है उस गैस में सल्फर गैस होती है जो कि काफी हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, प्लस एनवायरमेंट के लिए भी। तो गवर्नमेंट एक नॉर्म्स लेके आई थी कि आप जो गैस रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में उस गैस में सल्फर की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जितने भी पावर प्लांट है उनको अपने पास एक डीसल्फराइजेशन का प्लांट लगाना पड़ता है। एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक डीसल्फराइजेशन का प्लांट भी लगाता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जो आप गैस रिलीज करते हैं उस रिलीज गैस को रिलीज होने से पहले उसमें सल्फर का जो अमाउंट है उसको सेपरेट करके अलग कर देता है और बाकी जो गैस बचती है उसको रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो ये डीसल्फराइजेशन का प्लांट भी लगाते हैं। एंड ट्रांसमिशन लाइन का पूरा बिजनेस तो इनका है, इस सब स्टेशन सेटअप करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन का भी काम देखते हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं और उसको स्मार्टली मैनेज भी करते हैं। दूसरा जो इनका बिजनेस का सेगमेंट है डाटा सेंटर वाला। डाटा सेंटर वाले बिजनेस में अगर आप देखें तो डाटा सेंटर बिजनेस जनरली दोस्तों होता कैसे, इसमें क्या होता है कि आप एक जो मेट्रो सिटीज है उस मेट्रो सिटीज या किसी बड़े स्टेट में, बड़े शहर में आप अपना एक हाइपर स्केल डाटा सेंटर सेटअप करते हैं। और इसके बाद उस हाइपर स्केल डाटा सेंटर से आसपास के जो छोटे स्टेट्स हैं या जो आसपास के जो सिटीज हैं उन सिटीज में आप अपने जो एज डाटा सेंटर सेटअप करते हैं, ईडीजी एज डाटा सेंटर सेटअप करते हैं। वो छोटे स्केल के डाटा सेंटर होते हैं उसे एज डाटा सेंटर कहते हैं। और जो हाइपर स्केल, जो बड़े स्केल का डाटा, जो लार्ज डाटा सेंटर होता है जो कि उन सबको कंट्रोल करता है, उसको हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहते हैं। तो ये इंडिया में 3 जगहों पर इनका हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। एक तो आपका कोलकाता में है, एक नोएडा में है और एक चेन्नई में है। और इन 3 जगहों पे जो ये मेजर डाटा सेंटर इनके हैं, इससे इन्होंने इंडिया के लगभग एवरी स्टेट में इन्होंने जो आपके एज डाटा सेंटर होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनकी डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं। तो दोस्तों इनका जो हाइपर स्केल कैंपस है जो कि चेन्नई में अगर आप देखें तो वहाँ 36 मेगावाट की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो कंटिन्यूसली अभी करंटली अगर आप देखें तो वो एक्सपेंशन फेज में है, वो रनिंग है। एंड जो दूसरा इनका हाइपर स्केल डाटा सेंटर है वो कोलकाता में है, वो 16 मेगावाट कैपेसिटी का है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। एंड अगर आप नोएडा वाला से तीसरा जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इनका उसको देखें तो 16 मेगावाट का है, वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। एंड ये जो नोएडा वाला जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इनका, ये रेलटेल के से ज्वाइंट वेंचर करके ये बना रहे हैं। तो इसका बेसिकली यूज जो है रेलटेल ही करेगा। एंड ये जो डाटा सेंटर है ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर इनका ज्वाइंट वेंचर है।
और दोस्तों इनका एक तीसरा बिजनेस सेगमेंट है टीबीसीबी बिजनेस। टीबीसीबी बिजनेस क्या होता है? बेसिकली किसी स्टेट में जब गवर्नमेंट को किसी रीजन में बिजली का जो सप्लाई है वो शुरू करना पड़ता है, नई लाइन बिछानी पड़ती है, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट निकालती है गवर्नमेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी प्लेयर है वो विन करता है, तो जो सबसे लो प्राइस बीडर होता है वो विन करता है। और लो प्राइस बीडर जब उसको विन करता है तो जो लोगों को बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो भी सबसे कम रेट पर मिलती है। तो इसमें लोगों का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को लो प्राइस बीडर मिल गया, और लोगों का बेनिफिट ये है कि उनको सस्ते रेट पर बिजली मिलती है। तो ये टीबीसीबी बिजनेस भी इनका एक बिजनेस का पार्ट है, जिसमें कई अलग अलग स्टेट्स में कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने विन किए हैं, एंड उस तरीके से भी ये अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। चौथा जो इनका बिजनेस सेगमेंट है वो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ही कि गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है जब उसको अपने स्टेट में किसी रीजन में इलेक्ट्रिसिटी के स्मार्ट मीटर से इंस्टॉल करने होते हैं तब, और ये उसमें बिडिंग करते हैं, और बिडिंग करने के बाद जब ये उसको विन करते हैं तो देन उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, और ये उसको फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनकी जर्नी अब तक की देखें तो इंडिया में जो सबसे पहला एनटीपीसी का पावर स्टेशन था शक्तिनगर में, वो इन्होंने सेटअप किया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था। एंड इसके अलावा जो इंडिया के जो नेशनल ग्रिड्स हैं, चाहे वो आपके पावर ग्रिड हो चाहे वो एनटीपीसी हो, उनके 50% से ज़्यादा सब स्टेशंस टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ही सेटअप किया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नो इलेक्ट्रिक ने ही सेटअप किया है। एंड इसके अलावा कई तरीके के एनटीपीसी के जो पावर स्टेशन है उसका इंस्टॉलेशन भी ये कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। करेंटली भी इनका ऑर्डर बुक देखें तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक इनके पास जो एनटीपीसी एंड या आपके ये पावर ग्रिड से है। और इंडिया की जो नवरत्न कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेगमेंट में, उनके साथ इनका सालों से, लंबे समय से उनके साथ ये काम कर रहे हैं। और इंडिया के साथ साथ दोस्तों ये कई अलग अलग कंट्रीज की कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें चाइना की कुछ कंपनियां हैं, साउथ कोरिया है, कनाडा है, और कई अदर नेशंस हैं जिनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन का प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनका कि अगर आप वैल्यू देखें तो लगभग $200 मिलियन का वैल्यू है। और जो दोस्तों इनका डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है उसमें ये 250 मेगावाट का डाटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया, जिसमें बेसिकली इंडिया के टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज शामिल होंगे। और इनका ये सारा प्रोजेक्ट एफआई 2030 मतलब 2030 तक इनका ये सारा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो इनका स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है उसमें इनका इनका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये है कि ये हर साल लगभग 1 मिलियन मीन्स लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेंगे इंडिया में। एंड अगर आप अभी देखें तो लगभग ये 12 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आप इनका टोटल जो ऑर्डर बुक है उसमें अगर आप ट्रांसमिशन ईपीसी वाला ऑर्डर बुक देखें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाला जो इनका बिजनेस है उसको देखें, तो लगभग इनके पास 62,718 मिलियन का ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा हुआ है जो ट्रांसमिशन ईपीसी वाला सेगमेंट है उसका। और लगभग 6,700 मिलियन का ऑर्डर बुक इनका टीबीसीबी का पड़ा हुआ है। टीबीसीबी मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए, और उसकी लाइन बिछा करके अलग अलग रीजन तक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें सबसे लो बीडर है ये। तो लगभग 6,700 मिलियन का ऑर्डर बुक इनका वो वाले सेगमेंट से है। और स्मार्ट मीटरिंग वाले सेगमेंट में अगर आप देखें तो लगभग मतलब लगभग 2.24 मिलियन मीन्स लगभग 22.4 लाख जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके ऑर्डर इनके पास पड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग अगर आप उसका टोटल प्रोजेक्ट का वैल्यू देखें तो 26,120 मिलियन की टोटल वैल्यू है, जिसमें से अगर आप देखें तो लगभग 10 सालों तक इनको जो रिकरिंग वैल्यू इनको मिलता रहेगा। मीन्स ये उसका इंस्टॉल करेंगे और 10 साल तक उसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी ये देखेंगे, तो उससे भी इनको गवर्नमेंट से जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो मिलता रहेगा। और अगर आप उसमें देखें इनके पास स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट में, तो इनको मध्य प्रदेश से जितने ऑर्डर मिले थे उसमें से लगभग 86% ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट कर दिए, 14% अभी भी बचे हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 34% ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 66% ऑर्डर अभी भी बचे हुए हैं कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर आप झारखंड में देखें तो 52% ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो 48% ऑर्डर वहाँ से भी अभी कंप्लीट होने बाकी है स्मार्ट मीटर के। एंड इसके अलावा अगर आप त्रिपुरा में देखें तो लगभग 31% ऑर्डर इन्होंने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, तो अभी भी वहाँ पर लगभग 69% ऑर्डर्स कंप्लीट होने, 69% स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होने बाकी है। और दोस्तों इनका जो डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है उसको अगर आप देखते हैं तो इनके जो हाइपर स्केल नेटवर्क है जो चेन्नई वाला कैंपस उसमें 36 मेगावाट की कैपेसिटी है, वो 2025 से लाइव हो चुका है। एंड इनका जो नोएडा कैंपस है, नोएडा कैंपस में 16 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें फेज 1 फरवरी 2026 में लाइव हो चुका है। एंड इसके अलावा इनका जो कोलकाता वाला कैंपस है, कोलकाता में 16 मेगावाट की कैपेसिटी है जो कि FY27 में जाकर के लाइव हो जाएगी, बाई द एंड ऑफ FY27 वो भी लाइव हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो इनका एज नेटवर्क है, मतलब एज डाटा सेंटर, जो छोटे डाटा सेंटर हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो जो
गुड़गांव है, गुड़गांव में इनका लाइव हो चुका है, मुंबई में भी FY26 में ऑपरेशनलाइज जो हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो अपकमिंग सिटीज हैं जहां पर ये एज नेटवर्क वाले डाटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं, उसमें इंदौर है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है और लखनऊ है। और अगर आप करेंटली देखें तो लगभग 102 लोकेशंस पर 23 स्टेट्स में इनके एज डाटा सेंटर नेटवर्क सेटअप हो चुके हैं और वहां पर इन्होंने उनको लीज पर देना शुरू कर दिया है अलग अलग प्लेयर्स को। तो दोस्तों ये था इनका जो टोटल अभी तक का हमने बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इनके थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इंडिया का जो नेशनल ग्रिड है उसमें लगभग 50% नेशनल ग्रिड इन्होंने कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट किया है। एंड अगर आप 400 केवी से ज़्यादा का जो कैपेसिटी की जो नेशनल ग्रिड है उनकी उनमें उनमें देखें तो लगभग 60% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने रेडी किया है। और पिछले 30 सालों में इन्होंने अपने बिजनेस में कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया। मींस पिछले 30 सालों से लगातार प्रॉफिटेबल हैं। एंड इवन कि कोविड पीरियड में भी इन्होंने प्रॉफिट ही रिपोर्ट किया था, इनको लॉस कोविड पीरियड में भी नहीं हुआ था। और अब ये क्या कर रहे हैं कि जो इनका कन्वेंशनल ईपीसी प्लेयर का जो बिजनेस था, इनका ईपीसी कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस था, उससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अब ये अ, अब ये जो है कि अपने आप को एक न्यू टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी के रूप में अपने आप को सेटअप कर रहे हैं और बेसिकली अपने बिजनेस को कन्वेंशनल बिजनेस से शिफ्ट कर रहे हैं। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, मतलब जो डाटा सेंटर वाला बिजनेस है उसकी तरफ, प्लस जो स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस है उसकी तरफ। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जो इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस इसके अलावा जो डाटा सेंटर का एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें दो सुपर साइकिल होंगे। पहला जो सुपर साइकिल होगा वो बेसिकली देखा जाए तो पावर सेगमेंट में होगा, पावर सेक्टर में होगा। और पावर की जो डिमांड है इंडिया में, अभी FY27 में लगभग 277 गीगावाट की पावर की डिमांड है इंडिया में, जो कि FY2030 तक बढ़कर के 500 गीगावाट की हो जाएगी। जिसके लिए नेशनल पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और अभी जो रिसेंटली यूनियन बजट आया है इसमें गवर्नमेंट ने लगभग 2.99 लाख करोड़ रुपीज जो है पावर सेक्टर के लिए दिया है, पैसा दिया है। एंड अगर आप इसको कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लगभग 39% हायर है। लास्ट ईयर के यूनियन बजट में जितना पैसा पावर सेगमेंट के लिए अलॉट हुआ था उससे उससे लगभग 39% ज्यादा पैसा इस साल के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने पावर सेगमेंट के लिए अलॉट किया है। और उसमें जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां जो कि प्राइमरी बेनिफिशियरी इस पैसे का या इस एक्सपेंशन का या इस बिजनेस एक्सपेंशन का बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो पिछले काफी सालों से इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं और इनके काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं गवर्नमेंट की पीएसयूज के साथ। और गवर्नमेंट जो है पैसा इंफ्यूज कर रही है पावर सेगमेंट में, ये अपने पीएसयूज के थ्रू ही इंफ्यूज कर रही है और कुछ इनिशिएटिव ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी देगी। और इनका पुराना रिलेशनशिप है पीएसयूज के साथ तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस नए जो पावर सेगमेंट में प्लेयर आएंगे उनके साथ भी इनका बिजनेस आगे होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैब्लिश प्लेयर है उस सेगमेंट में, तो इनको उधर से भी बेनिफिट मिलेगा। और जो दोस्तों दूसरा जो सुपर साइकिल इंडिया में शुरू होगा वो शुरू होगा डाटा सेंटर में। तो डाटा सेंटर में अगर आप इंडिया में देखें भी तो आप डिजिटल सर्विसेज कितनी तेजी से सेटअप हो रही हैं। आप कोई भी फैसिलिटी आज के समय में उठा के देख लीजिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ओटीटी कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे आप यूट्यूब के वीडियो देखते हो, चाहे आप कोई भी फैसिलिटी अवेल करते हो, उस फैसिलिटी वो सारी की सारी फैसिलिटी कहीं ना कहीं से जाकर के डाटा से ही रिलेट होती है। एंड जो जिस तरीके का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है डाटा का, ये आगे चल करके टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इनका जो आगे एक्सपेंशन है वो डाटा सेंटर में ही ज्यादा से ज्यादा इनका मैनेजमेंट फोकस कर रहा है। और इंडिया में भी अगर आप देखें जो डाटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो इंडिया में लगभग 1.2 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है ऑलमोस्ट। और अगर आप उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं तो 80% यूटिलाइजेशन है। और अगर आप डिमांड भी देखें दोस्तों तो जो पहले बेसिक कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, जो पहले बेसिक स्टोरेज की जरूरत होती थी, वो अभी काफी तेजी से चेंज हो रही है जो हाई डेंसिटी एआई लेड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं उसकी तरफ। एंड इसके अलावा यूनियन बजट से भी डाटा सेंटर वाले सेगमेंट को काफी हेल्प मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अपने यूनियन बजट में अनाउंस किया कि 2047 तक जो विदेशी प्लेयर्स हैं जो इंडिया में अपना डाटा सेंटर सेटअप करना चाहते हैं उनको टैक्स छूट दे दिया गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से। मतलब अगले 20-25 सालों तक, 20-22 सालों तक किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स उनके ऊपर नहीं इम्प्लाई होगा। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि ये केवल डाटा सेंटर का सिंपल डाटा सेंटर सेटअप नहीं बना रहे कि केवल सेल्फ बना रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये एआई रेडी हाई डेंसिटी इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हर तरीके का डाटा सेंटर से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे वो लो आपके फैसिलिटी जो, चाहे वो हायर रेंज की फैसिलिटी जो, दोनों तरीके की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट्स की होती है वो सारे तरीके की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सके।
फर्दर आगे इन्होंने अपने डाटा सेंटर फैसिलिटी जो चेन्नई का जो हाइपर स्केल फैसिलिटी है उसके बारे में बताया कि वहाँ जो प्लांट कैपेसिटी है 36 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें फेज 1 का 6 मेगावाट की कैपेसिटी फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो चुकी है। वो अलग अलग क्लाइंट्स को लीज पर ये दे भी चुके हैं एंड वो सितंबर 2025 में हो चुकी थी। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज है उसका कंस्ट्रक्शन FY27 में स्टार्ट करेंगे। एंड जो इनकी दूसरा हाइपर स्केल फैसिलिटी है नोएडा वाला, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें जो है 0.5 मेगावाट का जो कैपेसिटी है वो मार्च 2026 से ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो वो ऑपरेशनलाइज हुआ या नहीं ये तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली अभी रिजल्ट आएगा 10-15 दिनों के बाद इनका Q4 का भी रिजल्ट आ जाएगा, देन हम उसको क्लियरली वहां से देख सकेंगे कि ये जो उन्होंने बोला था कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एंड इसके बाद मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि जो इनका नोएडा वाला हाइपर स्केल फैसिलिटी है वहाँ 5 मेगावाट की जो फैसिलिटी है वो मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। एंड जो इनका तीसरा हाइपर स्केल फैसिलिटी है कोलकाता में एक जगह है सिलिकॉन वैली, जहाँ पर कि मोस्टली जो डाटा सेंटर की कंपनियां हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सिलिकॉन वैली में ही एग्जिस्ट करती हैं एंड काफ़ी पॉश एरिया है वो। तो सिलिकॉन वैली में इन्होंने अपना एक 16 मेगावाट की फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है एंड फेज 1 जो है वो 2027 तक वहाँ कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर से भी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। फर्दर इन्होंने ये बोला कि हमारा रेल टेल के साथ 20 सालों का ज्वाइंट वेंचर 20 सालों का कोलाबोरेशन है जो कि रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर है एंड रेल टेल के लिए हम 100 से ज़्यादा डाटा सेंटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि FY27 में इनका जो टारगेट है वो 100 करोड़ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का होगा डाटा सेंटर वाले सेगमेंट से एंड जिसमें 50 to 60% इबिटा मार्जिन होगा, जिसको अगर आप देखें कंपेरेटिवली इनके EPC वाले सेगमेंट से तो लगभग 4 टाइम्स है। फर्दर इन्होंने ये भी बोला कि पहले क्या थे, पहले ये केवल एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे स्मार्ट, अब इन्होंने जो दूसरा सेगमेंट अपना स्मार्ट मीटरिंग उसके बारे में बताना शुरू किया कि पहले केवल एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे स्मार्ट मीटरिंग का, ये स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर कोई और लेता था, ये उसको कॉन्ट्रैक्टर बेसिस सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया है और अब ये एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। इनके पास स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट का लगभग 2.24 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर बुक है, जिसका वैल्यू अगर आप देखें तो 2612 करोड़ रुपीज का वैल्यू है। एंड इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास ऑर्डर इनटेक की कोई कमी नहीं, हम जितना चाहे उतना ऑर्डर मार्केट से उठा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो नए ऑर्डर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो काफ़ी एग्रेसिव बिडिंग कर रहे हैं, काफ़ी लो मार्जिन पर बिडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये उन ऑर्डर्स को एक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनमें मार्जिन काफ़ी लो है। तो ये केवल उन्हीं ऑर्डर्स में बिडिंग कर रहे हैं जिसमें इनको अच्छी मार्जिन मिल रही है, जिसमें इनको अच्छा इबिटा मिल रहा है एंड ये फर्दर भी आगे भी अपना जो प्लानिंग है ये उसी हिसाब से करेंगे कि ये अच्छे मार्जिन वाले बिजनेस सेगमेंट में ही एंटर करेंगे। एंड EPC वाले सेगमेंट के लिए उन्होंने बोला कि हमारे पास लगभग 10,200 करोड़ का EPC का ऑर्डर बुक है करेंटली। और इन्होंने ये भी बोला कि EPC सेगमेंट में ये जो इनका जो फोकस है वो कॉम्प्लेक्स हाई एल्टीट्यूड और हाई वोल्टेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर है। ये जो लो एल्टीट्यूड वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो लो मार्जिन बिजनेस है, जो लो मार्जिन ट्रांसमिशन लाइन का जो बिजनेस है उसके ऊपर ये कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप इसी रीजन से अगर आप देखें कि जो इनके इंडस्ट्री पीयर्स हैं उनका अगर आप मार्जिन देखते हैं तो 7-8-9% का मार्जिन पे वो लोग काम करते हैं, लेकिन इनका मार्जिन अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक का देखते हैं तो 14 से 15% का इनका मार्जिन है। फर्दर आगे हम इनके गाइडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इनका गाइडेंस है कि FY27 में लगभग 3400 से 3500 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो लगभग 2200-2300 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 3 क्वार्टर में जनरेट कर भी लिया है, तो प्रोबेबली ये कंप्लीट कर लेंगे अपने इस गाइडेंस को। एंड जो इनका EPS है उसका गाइडेंस इन्होंने दिया कि लगभग 75 रुपीज के आसपास इनका EPS रहेगा। एंड अगर आप देखा जाए दोस्तों तो कंपनी बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है एंड इनके बैलेंस शीट के ऊपर लगभग 2600 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। एंड मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि हम डाटा सेंटर में FY27 में लगभग 500 से 600 करोड़ का कैपेक्स करेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो 2030 तक के लगभग 5000 करोड़ का कैपेक्स डाटा सेंटर वाले सेगमेंट में करेंगे। एंड इन्होंने ये भी बोला कि जो इनका डाटा सेंटर में एक मेगावाट की जो कॉस्ट आती है वो लगभग 40 करोड़ रुपीज कॉस्ट आती है और उससे लगभग अगर आप रेवेन्यू देखें तो लगभग 8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है पर ईयर। एंड ये 8 करोड़ का रेवेन्यू है केवल अगर हम केवल डाटा सेंटर की फैसिलिटी ही लीज पर देते हैं तब मिलता है। लेकिन अगर हम डाटा सेंटर के साथ साथ अगर हम जो बेयर मेटल सर्विस है वो प्लस जो क्लाउड सर्विस है वो, अगर ये तीनों ही सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को तो हमको लगभग पर ईयर 24 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है।
फर्दर आगे इन्होंने स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के लिए बोला कि लगभग 1500 करोड़ का इनका टोटल कैपेक्स का प्लान है, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1000 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने कर दिया है और 500 करोड़ का कैपेक्स FY27 में और करेंगे। और इनके पास ऑलमोस्ट जो 2.4 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर्स पड़ा हुआ है। एंड दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। हम थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप इनका करंट मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 12,200 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 3500। FY26 तो ऑलमोस्ट बीत ही गया दोस्तों, तो हम FY26 के बेसिस पर नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम बल्कि FY27 के बेसिस पर इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। तो FY27 के बेसिस पर अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि 3500 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहेगा FY25 में और FY26 में। और मैनेजमेंट अभी तो जो इनका ग्रोथ है 37, 40%, 50% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम 25% भी अगर हम मान लीजिए कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम इनका ग्रोथ मानते हैं कि 25% ग्रोथ करेंगे, तो 25% ग्रोथ पर भी अगर आप कैलकुलेट करें तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है 20 के आसपास निकल के आता है। और जिस रेट से ये पिछले 4-5 क्वार्टर से ग्रो कर रहे हैं वो लगभग 40-45-50% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप 40-45 के रेट से अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 साल का निकालेंगे तो लगभग 15 के आसपास, 14-15 के आसपास निकल के आएगा, जो कि काफी लुक्रेटिव, मुझे काफी सस्ता वैल्यूएशन लगता है इस कंपनी का। लेकिन वही इनमें रिस्क वही है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है। अगर ये अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए टाइम पर, डिलीवर नहीं कर पाए टाइम पर, तो दोस्तों ये इनका जो सस्ता वैल्यूएशन आपको दिखाई देता है ये किसी काम का नहीं रहेगा, आप इसमें फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों वही है कि आपको इनके बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी कैलकुलेट करें दोस्तों तो वो भी 0.4-0.5 के आसपास निकल करके आता है, जो कि काफी लुक्रेटिव नजर आता है। तो बिजनेस के वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है कि अगर जो मैनेजमेंट है वो अपने जैसा उन्होंने बोला है टाइमली अगर डिलीवर नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट, तो वो एक रिस्क हो सकता है। तो आपको अगर दोस्तों ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इनको इन बिजनेसेस को करेंटली कंटिन्यूसली ट्रैक भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काफी रिस्की भी होते हैं ये। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।